हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत क्लास 9th का विज्ञान का चैप्टर प्रकाश का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जो दर्पण चल रहा है उसमें से प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है कंडीशन, कहाँ पर वस्तु रखा होगा, उसके बाद में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति कैसी होगी और उसका किरण आरेख कैसा होगा, ये दिया गया है इधर। तो आप लोग इसको भली भांति देख लीजिए, उसके बाद हम इसका समझाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस पर कभी कभार एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए पहला दिया गया है, जब प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए ये आ रही है अनंत से प्रकाश की किरण, तो अनंत पर रखा हो तो उसका क्या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस तल में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है यफ, इसको हम बताए थे फोकस बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में बहुत छोटा होगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है ये वाला। उसके बाद में आकार में कैसा है, छोटा भी है, और क्या हो, वास्तविक हो। जब इधर देखिए, जब इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के जहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन से जब इधर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। हम जितना होगा कोशिश करेंगे कि आपको टेक्निक से भी इसको याद कराएं। एक बार पहले इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद में तरीका बताएंगे कैसे आप लोग याद करेंगे। वक्रता केंद्र के पीछे जब रखा होगा प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, इसको एक कंडीशन और कहते हैं, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब रखा हो तो उस स्थिति में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये वस्तु रखा गया है कहाँ, इस पर ए बी पर रखा गया है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ दिया गया फोकस, ये है वक्रता केंद्र, इसको बीच में यहाँ पर बन रहा प्रतिबिंब। ठीक है, फोकस या वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। तो देखिए ये छोटा बना है, ये छोटा है इससे कि नहीं, छोटा है, छोटा है ना, तो हो जाएगा ये इसके बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए और सब कंडीशन दिए गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ कंडीशन, जब वक्रता केंद्र पर रखा हो, यानी कि जब सी पर रखा गया होगा प्रतिबिंब तो ये कहाँ बनेगा, तब इस कंडीशन में ये बनेगा फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर है। एक मिनट रुक जाइए, जब वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए यहाँ बना है प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो यहीं पर बन जाएगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन से यहाँ पर देखिए वस्तु के बराबर ये प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखा हो प्रतिबिंब तब कहाँ बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में बनेगा वक्रता केंद्र के पीछे, उसके बाद में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ रखा गया है प्रतिबिंब, उसके बाद में वस्तु कहीं जा कर के दूर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए जब मुख्य फोकस पे रखा हो तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इस कंडीशन में देख लीजिए। आई थिंक इसका फिगर कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, उसके बाद में दोबारा बताएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए फोकस यहाँ है, उसके बाद में प्रतिबिंब कहाँ रखा गया, यहाँ मुख्य फोकस पे रखने का मतलब यहाँ पर रखना चाहिए। इसका फिगर ये होना चाहिए, इसका फिगर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम छोड़ दे रहे हैं, अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। ये वाला सही है, जब वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन से ये दोनों गलत लग रहे हैं तो मैं ये छोड़ दे रहा हूँ, आप लिख। ठीक है, आप लोग बुक से भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम आगे के टॉपिक। जैसे दिया गया है उत्तल दर्पण के लिए, अभी तक हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें परावर्तन कहाँ हो, अंदर की तरफ हो। उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ होगा, बाहर की तरफ। देखिए यहाँ सब हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है, उसके बाद में जा रही है। ठीक है, तो देखिए अनंत पर रखा हो तब कहाँ बनेगा, ये फोकस पर तथा फोकस तल में। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। और जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हो तब फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, ये कंडीशन होती है उत्तल दर्पण की। इसके बाद हम देखते हैं आगे के टॉपिक। जैसे दिया गया है प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका डायग्राम देखना चाहें तो चलिए हम डायग्राम इसका देख लेते हैं, उसके बाद में एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग के लिए मैंने पहले से डायग्राम बना कर रखा है, तो यहाँ से देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है,
यहाँ देखिए क्या दिया गया है, ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से आ रही है, उसके बाद में यहाँ से आने के बाद में इधर मुड़ जा रही है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन है। यहाँ डिफिनीशन भी लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सीधी ना चल करके मुड़ जाती है, यानी कि अवलंब की तरफ झुक जाएगी या फिर अवलंब से दूर हो जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसको बोलेंगे, अब यह है अविलंब, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यहाँ बनेगा कोण आपतन कोण, और यहाँ बोले बनेगा, एक मिनट, यहाँ बनेगा आपतन कोण और यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण। ठीक है, शायद पहले इसको परावर्तन बोल दिए तो परावर्तन नहीं, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं हम आगे। देखिए अब क्या दिया गया है, प्रकाश में अपवर्तन के लिए कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में दिया गया है यहाँ, तो उसके बारे में भी हम चलिए जान लेते हैं ये क्या होती हैं। तो डायग्राम सब में वही रहेगा, डायग्राम में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ से समझ के आप लोग को बताना रहेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए दिया गया है क्या, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित मतलब जो आ रही है किरण उसी को बोलेंगे आपतित किरण। ये हम अपवर्तन वाले में भी बताए थे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये दिया गया है ए बी, जो दिया गया है ए और बी, ये वाली किरण जो बन रही है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे देखते हैं हम। डिफिनीसन आप यहाँ लिखा गया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको जो अपने समझा दे रहे हैं, डिफिनीसन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं सब कुछ। इसके बाद में दिया गया है किसका, आपतन बिंदु का, और किसका डिफिनीशन दिया गया, आपतन बिंदु है और क्या है देख लीजिए, यहाँ दिया गया है, उसको हम समझते हैं। चलिए, जैसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है इसी को हम कहेंगे वो आपतन बिंदु, यानी कि बी जो पॉइंट दिया गया है इसी को बोलेंगे हम आपतन बिंदु। इसके बाद में अभिलंब कौन हो जाएगा, ये जो सीधी लाइन दी गई है एन एन डैश, इसी को बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, इसका डिफिनीशन यहाँ लिखा गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। आपतन बिंदु क्या होता है, जहाँ पर क्या हो रही है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों मिल रही है, उसी को बोलेंगे हम आपतन बिंदु। ठीक है, अविलंब क्या होगा, जो ये सीधा सीधा खींचा गया है लाइन दोनों के मध्य में, यही क्या है, अभिलंब है। हम आगे देखते हैं अब इसके, जैसे दिया गया है अपवर्तित किरण क्या होती है, उसके बाद में आपतन कोण क्या होता है, उसके बाद में अपवर्तन कोण क्या होता है। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं, डायग्राम से जानेंगे एकदम बढ़िया से, सब समझ में आएगा। अगर जो बिना डायग्राम के पढ़ना सोच रहे हैं तो डायग्राम के बिना नहीं समझ में आएगा ये सब। ठीक है, देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से। डायग्राम अगर जो छोटा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, जूम कर लेंगे, उसके बाद में ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पीछे वाला डायग्राम हर जगह यूज हो रहा है, तो ज़्यादा समझाने में दिक्कत भी नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, अपवर्तित किरण क्या कहें, इसे कहेंगे बी और सी, जो ये किरण जा रही है इधर, इसी को बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। तो यहाँ लिखा भी गया है, इसका डिफिनीशन बाकायदा लिखा गया है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपतन कोण क्या किसे कहेंगे, जो यहाँ पर बन रहा कोण। ठीक है, आपतित किरण और अवलंब के बीच जो बनेगा कोण, इसी को क्या कहेंगे, आप आपतन कोण कहेंगे। इसका मान आई दिया गया है, और उसके बाद में इसका नाम दिया गया एन डैश ए बी, एन डैश ए बी। ठीक है, यही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, गणित थोड़ी ना चल रहा है या विज्ञान का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक है आगे का, जिसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसी को बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। इसके बाद में देख लीजिए, इधर दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम में जाने वाले प्रकाश की किरण की दिशा में बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक का फार्मूला दिया गया है। इसके बाद में ये फार्मूला क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल अगर जो आते हैं तो क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। अगर जो नहीं याद करेंगे तो दिक्कत होगा। फार्मूला हमें अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए इसमें दिया क्या रहेगा, पूछेगा म्यू का मान कितना होगा, यानी कि इसका अनुपात पूछेगा कितना होगा। तो ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद में माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दी रहेगी, तो यहाँ से म्यू का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ दिया गया है, दो नियम दिए गए हैं। स्नेल ने जो दो नियम दिए थे उन्हीं नियमों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि किसी माध्यम में जो होता है
आपतन जो कोण होता है, आपतन कोण की ज्या और क्या होता है अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये भी बहुविकल्पीय में पूछा गया है पिछले बार, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ साइन आई दिया गया है आपतन कोण, उसके बाद में साइन आर जो दिया गया है ये दिया गया है अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, ये हो गया पहला नियम, इसी को बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा नियम जो होता है वही जो पुराना नियम बताए थे हम परावर्तन में। ठीक है, परावर्तन में क्या बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या होते हैं, जो अभिलंब है सब एक ही तल में होते हैं। लेकिन से यहाँ क्या है, यहाँ पर हो गया है आपतित किरण परावर्तित किरण तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पर कौन सा दिया गया? अपवर्तित किरण दिया गया। तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में स्थित होंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम? स्नेल का जो दिया गया है अपवर्तन का दूसरा नियम। एक होता है स्नेल का नियम, एक होता है अरे तीनों एक जगह पर मिलती हैं। ये है आपतन का अपवर्तनांक का डिफिनीशन और उसके बाद में इसके नियम। आशा है आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए।